हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ओसवाल का मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर फर्स्ट बना रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है इफ़ 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, 51x प्लस 49y इक्वल टू 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन दिए हुआ है। पहला इक्वेशन है 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, पहला इक्वेशन है, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन है 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। स्टूडेंट्स, ऐसा जो आप बनाते हैं वैसे ही आप सोल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिक 3 मेथड्स जो होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड से बना सकते हैं। लेकिन इस बार जो है आपका सिलेबस से हटा दी गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वो यूज नहीं कीजिएगा। बाद बाकी दो अलजेब्रिक मेथड है उसका आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देना है कि आप तो जैसे चाहते हैं आप बना सकते हैं, क्योंकि इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड को 51 से, या फिर इसको कर दीजिए आप 51 से मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए 49 से, तो ये बन जाएगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही टाइम कम लगेगी और इसमें कैलकुलेशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखने की बात यह है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम है। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट दोनों सेम हैं। अब फिर बात करते हैं कि इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट दोनों सेम है। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे एक बार और दोनों इक्वेशन को एक दूसरा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरा इक्वेशन 2 मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। जो x और y का वैल्यू आएगा वही वैल्यू इस दोनों इक्वेशन का होगा। तो स्टूडेंट्स, वही करते हैं। पहले काम करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन और 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड कीजिए, 49 और 51 क्या होता है, 100 होगा, x के टर्म है, प्लस इसको भी ऐड कीजिएगा, क्या होगा 100, ये आपका y के टर्म है, और दोनों को ऐड कीजिए, क्या होगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 100 से ये डिविजिबल है तीनों, तो क्या करेंगे, तीनों को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 100, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यदि इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्या होगा x, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, तो सिर्फ होगा y इक्वल टू 100 से डिवाइड होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये बन जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन 3। अब आते हैं नेक्स्ट। मैं बताया था कि इसको एक बार ऐड कीजिए दोनों इक्वेशन को और एक बार क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या बाय 1 से हम क्या किए, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लिखेंगे पहले 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, फिर मेरा है 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला जो साइन होगा सबका चेंज होगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, इसका मतलब इसके आगे क्या है, माइनस है। इसके आगे प्लस है, इसका साइन अब खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है तो क्या होगा, माइनस। इस प्रकार से किया जाता है, आपको पहले से पता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 49 में 51 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, -2x। उसके बाद उसी प्रकार से ये 51 में 49 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, +2y इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, -2। अब देखिए ये 2 से तीनों टर्म डिविजिबल है, तो आगे वाला हम कोशिश करते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव में हो, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर -2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड कीजिए -2 से कर देते हैं, है ना। तो -2 से करेंगे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x होगा। -2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा, क्या होगा, माइनस से करेंगे तो ये माइनस चल जाएगा, -y, और -2 से डिवाइड इसको करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा 1।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि ये हो गया इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को हम कैलकुलेशन करेंगे। इक्वेशन 3 और 4 को हम कैलकुलेशन करने के बाद जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वही मेरा ये दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि कोई भी मेथड से इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो हम इसका यूज करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पहले हम साफ साफ लिख देंगे, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन 3, और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया 3 इक्वेशन, और ये है मेरा 4 इक्वेशन। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब दोनों को क्या करेंगे कि ये मेरा एलिमिनेट होगा। तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं, चूँकि x y प्लस है, एक माइनस है, तो एलिमिनेट करेंगे तो क्या करना होगा, एडिंग। लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। x और x क्या हो जाएगा, 2x, और 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस प्रकार से x का जो वैल्यू है वो हो गया आपका, x का वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में 11/2 हो गया। चलिए एक तो वैल्यू मिल गया। अब हमको y निकालना है तो ऐसे लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, दोनों कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, यही जो x का वैल्यू जो लाए हैं इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 10। तो x का जो वैल्यू क्या रखेंगे, 11/2, तो होगा 11/2 प्लस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ से हम निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू 10, ये प्लस है, उधर जाके होगा माइनस में 11/2, और 10 2 जा 20 में 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा आपका 9/2 हो गया। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि x और y का इस प्रकार से वैल्यू निकल गया। तो हम लिख देंगे फाइनली कि यहाँ से है ना, देयरफॉर x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 11/2 एंड y इक्वल टू 9/2, दोनों मिल गए स्टूडेंट्स, ये होगी आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर, जो ये फिगर दिए है उसमें गिवन फिगर बेलो नीचे में दिया हुआ है, उसमें AD/AE मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, AD/AE यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, इक्वल टू AC पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, बाय BD यानी यहाँ से लेकर यहाँ। ये मेरा गिवन है। तो गिवन है उसको हम लिख देते हैं साथ ही साथ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। तो पूछ रहा है सो दैट ट्राइंगल BAE सिमिलर टू ट्राइंगल CAD, कहता है BAE ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जो गिवन है उसको पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है, AD/AE इक्वल टू AC/ क्या है, BD, ये मेरा गिवन है। दूसरा और क्या दिया हुआ है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। अब क्या है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है उसको लिख देंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल BAE सिमिलर टू
ट्राइंगल CAD, ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम प्रूफ में। प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दो चीज़ गिवन है, इसका यूज करेंगे और ये सिमिलर हम प्रूव कर देंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 है ना। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कहाँ से? तो ये मेरा गिवन है, ये मेरा गिवन है, दिया हुआ है। अच्छा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, सब बात बाकी सब कुछ भूल जाइए, ये भी क्या दिया है उसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए सब। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। इस ट्राइंगल को गौर कीजिए, कौन सा ट्राइंगल में? कि ये ABD में लिख सकते हो यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABE में ध्यान देने की बात है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। तो जब दो एंगल इक्वल हो इस ट्राइंगल में, तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो दो एंगल इक्वल है तो उसका ऑपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू हो जाएगा BD, AB इक्वल टू BD। क्यों? तो लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। मतलब एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट साइड भी क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। जैसे मेरा कहना ये है ABC, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो होगा AB इक्वल टू AC। ये सा रूल है, आप इसको प्रूव भी किए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए AB इक्वल टू BD, एक बड़ा अच्छा चीज़ मिला, AB इक्वल टू BD, यानी जहाँ AB है उसकी जगह में BD को लिख सकते हैं, या BD है उसके जगह में AB लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। अब गौर करने की बात यह है, हमको प्रूव करना है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में ये आ गया, अब ये ट्राइंगल में ये आ गया, यानी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। जैसा कि हम फिगर बनाते हैं इस टाइप से होगा स्टूडेंट्स। ये फिगर ऐसे कर सकते हैं, ये इस टाइप से हुई, एकदम ऊपर की तरफ गौर कीजिए, और ये इस टाइप से हो गई। जो हमको प्रूव करना है उसके लिए हम लिखेंगे AB, ये हो गया C, अच्छा E और D। चूँकि हमको इसका भी ज़रूरत नहीं है, हमको प्रूव करना है ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है ना, अगेन क्या दिया हुआ है? दूसरी बार हम ध्यान देंगे कि और एक चीज़ दिया हुआ है AD अपॉन AE इक्वल टू दिया हुआ है AC अपॉन BD। कहने का मतलब क्या है? AD यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, अपॉन AE यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब AC यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय BD। अब BD देखिए यहाँ पर है ही नहीं, मतलब यहाँ पर कहा कि पूरा बड़ा साइड, नीचे में बड़ा साइड बाय छोटा साइड, बड़ा साइड बाय छोटा साइड, ये लिखना चाहिए था AB, लेकिन ये AB नहीं है, AB की जगह लिख दिया है BD। अब आ जाइए ऊपर में, क्या AB और BD सेम है, यानी हमको AB चाहिए यहाँ पे, तब तो मेरा सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम ले लिए तो AB और BD जब एक है, हम AB चाहिए तो BD की जगह हम AB लिख सकते हैं, चूँकि दोनों क्या है? सेम है। तो लिखेंगे AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD की जगह क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे, चूँकि यही चाहिए। तो क्यों? तो लिखेंगे प्रूव्ड एबव, या फिर लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस दिस इक्वल टू दिस। अब क्या है, स्टूडेंट्स को बनाने का 2-3 तरीका है। पहला, जब हम जान रहे हैं कि ये पूरा साइड बाय ये साइड बाय ये साइड, तो इसको हम इस प्रकार से ले आएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम बताता है दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, या फिर थेल्स थ्योरम में इसको कन्वर्ट कर देंगे AE अपॉन ED और AB अपॉन BC, ऐसा प्रूव कर देंगे तो ऑलरेडी ये सिमिलर हो जाएगा। दूसरी बात ये है
दूसरी बात ये है कैसे सिमिलर होगा, जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बात ये पैरेलल होगा। अब जब पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो उतना हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, हमको प्रॉपर्टी पता है सिमिलैरिटी रूट का, तो लिखेंगे जो जो हमको प्रूव दिखाना है सिमिलर वो ट्राइंगल को लेंगे, यानी हमको दिखाना है ये ट्राइंगल सिमिलर, हमको प्रूव करना है, यही ट्राइंगल को लेंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल, मतलब जिसको सिमिलर दिखाना है उसको लेंगे, इन ट्राइंगल BAE है ना, एंड क्या लिखेंगे, एंड ट्राइंगल क्या है, CAD, ये ट्राइंगल को ले रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि मेरा हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले पूरा ये साइड बड़ा साइड बाय छोटा साइड, मतलब ये बड़ा ट्राइंगल के लिए बड़ा साइड और बड़ा ट्राइंगल के लिए नीचे वाला साइड और छोटा ट्राइंगल के लिए नीचे वाला साइड, यानी कि AD अपॉन क्या हो गया, AE। अब देखिए ऊपर में बड़ा ट्राइंगल के लिए लिखे हैं, फिर लिखेंगे AC, ये बड़ा ट्राइंगल के लिए ऊपर वाला साइड AC अपॉन क्या हो गया, तो AC अपॉन AB। अच्छा ये चीज़ हम कहाँ से लिख रहे हैं, देख के ऊपर से लिख रहे हैं, कहाँ, तो ये लिखेगा प्रूव्ड एबव, पहला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दो साइड को कंज्यूम किया है, दिस और दिस, दो साइड को किया, ये मतलब ये ट्राइंगल का ये साइड और ये बड़ा ट्राइंगल का ये साइड, छोटे ट्राइंगल का ये साइड, ये दो साइड को कवर किया। अब क्या करेंगे हम लोग, एंगल पे आते हैं। एंगल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इस ट्राइंगल में भी यही एंगल A है और बड़ा ट्राइंगल में भी एंगल A है, यानी लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल A इक्वल टू एंगल A। और ये क्या हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल A। अब एंगल A और एंगल A क्या है मेरा, तो एंगल A और एंगल है क्या, कॉमन है, या फिर लिख सकते हैं कॉमन एंगल, क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। अब देखिए साइड दो साइड हुआ एंगल। अच्छा देखिए ये साइड है, ये साइड का चर्चा चल रहा है और ये भी साइड है, ये जो चर्चा चल रहा है उसी के बीच में एंगल है, यानी साइड एंगल साइड को ये क्या किया, कवर किया, यानी कि लिख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल इस प्रकार से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, एंड के जगह सिमिलर लिख देंगे, इन के जगह देयरफॉर ट्राइंगल CAD, कहाँ से, तो बाय SAS क्या, सिमिलरिटी रूल या सिमिलर सिमिलरिटी रूल से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, प्रूव हो गया। यही प्रूव करना है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका प्रूव। हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 23 है, इन द गिवन फिगर, कहता है ये फिगर दिया हुआ है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, फाइंड AQB, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। गिवन दैट PA एंड PB, कहता है कि जिसमें दिया हुआ है PA और PB आर टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल का जो है ये PA और PB क्या है, टेंजेंट है, एंड APB इक्वल टू 75 डिग्री, APB इसका वैल्यू दिया है कि ये है 75 डिग्री। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, देखिए हम सिंपल वे में बात करेंगे कि ये एंगल यदि पता करना है तो ये जितना होगा उसका वो आधा होगा, आपको पता होगा, क्योंकि एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वहाँ से जो एंगल बनता है इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। मान लीजिए हम सिंपल वे में कहना चाहेंगे कि एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, ये सपोज कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क हम ले लिए हैं, मान लो यहाँ से यहाँ पे आपका A से लेकर B,
ए से बी, ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, ये सेंटर पे जितना बनाएगा, यही दोनों इंड पॉइंट से कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए सर्कल का कहीं भी एक पॉइंट लीजिए, चाहे तो यहाँ लीजिए, यहाँ जहाँ भी हम लेंगे, जहाँ भी लेंगे, ये जान लीजिए ये जो सेंटर पे जितना ये आर्क बनाएगा उसका वो क्या बनेगा, आधा बनेगा। यानी कि यहाँ जितना एंगल बनाएगा यहाँ पे आधा बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर 120 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पर 60 बनेगा, यहाँ पर 100 बनाएगा तो यहाँ पर 50 बनेगा, इस टाइप से। और दूसरी बात, ये रेडियस इज़ परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। मान लीजिए कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, और रेडियस क्या होता है, सर्कल पर परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पर कितना बनाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी क्या बनाएगा 90 डिग्री। स्टूडेंट मैं बात करूँगा कि ये 90 डिग्री है तो 180 डिग्री हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल को हम लेके चलेंगे तो ये दोनों मिला के भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री, चारों एंगल मिला के 360 होता है, तो ये दोनों ऑलरेडी 180 हो गया, तो ये दोनों मिला के ना होना चाहिए, ये दोनों मिला के होना चाहिए 180, यानी इसका वैल्यू निकल जाएगा। दो प्रॉपर्टी से ये दोनों को मिला के एनी टाइम क्या होता है 180 होता है, पहला रूल। दूसरा कि नहीं आपको ये पता है तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री होता है, तो उसके आधार पर भी हम ये निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि जब जितना निकल जाएगा वो क्या होगा, जितना ये निकलेगा उसका ये आधा होगा, जितना निकले तो पहले ये निकालेंगे उसके बाद ये निकालेंगे, कहानी मेरा ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हम पहले लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, सिंस रेडियस इज, है ना, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये बताता है थ्योरम बताता है आपका 10.1। तो ये जो है दैट मीन्स हम कहना चाहते हैं OE इज परपेंडिकुलर ऑन AP, है ना, एंड नीचे आ जाइए उसी प्रकार से OB जो है परपेंडिकुलर है किसमें, तो BP पर, BP। अब ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये भी यहाँ पर भी OBP क्या होगा 90 डिग्री, जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री होगा, OBP इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे, पहले बताया ना, इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, AOBP में क्या होगा, एंगल क्या लिखेंगे, PAO प्लस, है ना, AOB प्लस OBP प्लस BPA, है ना, BPA या फिर APB इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। क्यों होगा स्टूडेंट, तो इसको लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी से ये होगा, आपको पता है। अब देखिए PAO या फिर OAP एक ही चीज़ है, OAP कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, प्लस AOB पता नहीं है, यही तो निकालना है, AOB प्लस OBP ये पता है कितना 90 डिग्री प्लस ये क्या है APB कितना दिया है 75 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। आप वैल्यू निकालिए, सबसे पहले 90 और 90 180 हुआ, और 75 कितना हो गया,
हो गया 255 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमको वैल्यू जिसको चाहिए, एंगल ए ओ बी का वैल्यू चाहिए, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस में 255 डिग्री, 55 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में 10 नहीं हो, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा 5, यहाँ पर 5 में 5 तो 0 हो गया, 0 हो गया, यानी कि 3 में 2 तो हो गया 105 डिग्री। अब बताइए स्टूडेंट, हम बताए थे ना कि ये जितना डिग्री होगा उसका ये आधा होगा, यानी 105 का आधा जो होगा वो ए एंगल बन जाएगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तो आपका हो जाएगा एंगल, एंगल कौन सा एंगल पूछ रहा था, देखिए अच्छा से, फाइंड ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल, कौन एंगल, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बाय क्या होगा, ये होगा 2। क्यों होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं एंगल, एंगल, एंगल एट द रिमेनिंग, एट द रिमेनिंग, रिमेनिंग एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल इज क्या होगा, हाफ होगा, हाफ, हाफ द एंगल, द एंगल, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय द आर्क, बाय द आर्क, आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर। मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, सेम आर्क से यदि दो एंगल बने, एक रेडियस में बने और सर्कल का कहीं दूसरा जगह बने, तो जो अन्य पॉइंट पे, सर्कल का कहीं अन्य पॉइंट पे ये जो है बनता है एंगल, वो क्या होता है, जो रेडियस पे एंगल बनता है उसका आधा बनता है। तो ये हो गया। अब 1 ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना है ऊपर में, 105 डिग्री, 105 डिग्री बाय क्या होगा 2, 105 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 2 जा है ना 4, पॉइंट क्या होगा 5, ठीक है, इतना डिग्री। तो यही पूछ रहा था स्टूडेंट, ये हो गया आंसर, आंसर हो गया, यानी कि देयरफॉर एंगल ए क्यू बी का वैल्यू जो हो गया आपका 52.5 डिग्री आंसर। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, कहता है कि मिनट हैंड का जो लेंथ है ऑफ ए क्लॉक इज 66 सेंटीमीटर। कहता है एक क्लॉक है, सपोज करो ये क्लॉक है, क्लॉक है ये 12 6 3 और ये 9, ठीक। तो ये मिनट हैंड का जो ये है 1 2 है ना 4 5 12 3 6 9 स्टूडेंट्स, कहता है कि मिनट हैंड का जो लेंथ है ना, 3 हैंड होता है, आपको पता होना चाहिए क्लॉक में, एक होता है आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। तो मिनट हैंड का जो सुई है उसका जो लेंथ है वो क्या है 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया है ना स्वेट बाय इट, कहता है कि वो एरिया कितना होगा वो आप बताइए, ठीक है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM, कहता है 7:05 से 7:40 में जो एरिया बनेगा, 7 बज के मान लीजिए 7 ये 7 है, 7 बज के कितना है 7 के आवर हैंड तो यहाँ पे होगा, मिनट हैंड पहले था 5 मिनट पे, पहले था कहाँ पे 5 मिनट में, 7:05 में मिनट हैंड यहाँ पे होगा, और फिर ये पहुँच गया कहाँ पे 40 मिनट में, यानी ये 30 35 ये 40, यानी कि यहाँ पे पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हुआ पूरा इसका एरिया पूछ रहा है कि कितना कवर किया, कितना स्वेप्ट किया, वो बताइए। मिनट हैंड पहले यहाँ था, इसे करके आया है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए मिनट हैंड 1 मिनट में जो है 6 डिग्री एंगल बनाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ आने में यानी 7:05 से स्टार्ट किया था और 7:40 में आया, यानी कितना 7:40 में 7:05 हटा दीजिए, माइनस कीजिए, कितना होगा 35 मिनट चला। 35 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? तो 1 मिनट में जब 6 डिग्री बनाता है तो 35 मिनट में 6 से 35 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कितना एंगल बना। अब देखिएगा जब भी मिनट हैंड जब भी बनेगा तो दो चीज़ होगा, दो रेडियस होगा। जब भी मान लीजिए यहाँ पर बनाए तो 2 रेडियस और 1 आर्क होगा, 2 रेडियस और आर्क, 2 रेडियस और आर्क मिलकर क्या बनता है आपको पता है? आपको पता होना चाहिए, वो बनता है सेक्टर। यानी यहाँ जो फार्मूला लगेगा किसका बनेगा? सेक्टर का फार्मूला लगेगा। यहाँ जो इस टाइप से आप देखेंगे मिनट हैंड इस प्रकार से आया, ये सेक्टर है। यहाँ से लेकर यहाँ से, चूँकि यहाँ पर क्या है 2 रेडियस है, एक इधर है एक इधर है, और ये मेरा क्या है आर्क है सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए दो चीज़ होना जरूरी है, एक तो एंगल पता होना जरूरी है और दूसरा रेडियस। तो यहाँ पर हम तो यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं और रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले लेंथ ऑफ मिनट हैंड है ना, लेंथ ऑफ मिनट हैंड और इन क्लॉक इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये क्या है, गिवन है ये क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आर का जो वैल्यू है वो हो गया 6 सेंटीमीटर। अब चाहिए एंगल यानी थीटा चाहिए, तो थीटा किससे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे, दूसरा मूव्स द मिनट हैंड फ्रॉम 7:05 PM to 7:40 PM। कितना मूव करता है, कितना मिनट मूव करता है, इसको पहले कर लेंगे। तो 7:40 में 7 है ना, 40 में माइनस कर देंगे 7:05, यानी कि ये जो है 35 मिनट्स जो है मूव किया। ठीक है, 35 मिनट्स चला है, यहाँ से लेकर 35 मिनट चला। अब हमको पता करना है कि एंगल, तो सबसे पहले हमको जानना है 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल फॉर्म होता है। तो लिखेंगे सिंस एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है मिनट हैंड? तो आपको पता है वो कितना 6 डिग्री। तो बताइए एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन कितना मिनट का बात चल रहा है? 35 मिनट। 35 मिनट में कितना बनाएगा? तो 35 बनेगा 35 इंटू 6, क्या होगा ये 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 3 कितना हुआ 21, इतना डिग्री बनाएगा। यानी हमको चाहिए था एंगल, तो एंगल का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 210 डिग्री, यह चाहिए था आपको। जो हमको क्वेश्चन चाहिए वो मिल गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मतलब मिनट हैंड। तो लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, तो द एरिया है ना स्वेप्ट बाय क्या मिनट हैंड के द्वारा कितना स्वेप्ट किया गया, कितना एरिया कवर किया गया है ना, तो वो हमको पता करना है। द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इक्वल टू वही एरिया होगा जो एक सेक्टर का होता है। ये सेक्टर बना रहा है, और तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, सेक्टर का नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नाम दे दीजिए O, यहाँ से दीजिए A, यहाँ दे दीजिए B, तो इस तरह से लिख दे, यहाँ पर दीजिए P, तो लिखेंगे OAPBO, लिखेंगे OAPBO लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला होता है, क्या होता है
तो आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री ये होता है। अब लिख सकते हैं यहाँ पे पाई का वैल्यू यदि नहीं दिया है तो उसके जगह हम लोगों को पता है, क्या लिखते हैं 22/7 दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो ये 22/7। आर रेडियस मेरा कितना है देखिए 6 × 6, 6 × 6 हो गया, इंटू थीटा, थीटा देखिए क्या है 210 डिग्री, 210 डिग्री हो गया है ना, 210 बाय क्या 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, जो होगा आंसर हो जाएगा 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, लेकिन एग्जाम में कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है, साफ़ सुथरा दिखना चाहिए फिगर। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 6 2 जा क्या होता है 12, फिर 2 से क्या होगा ये 11, 11 6 जा कितना होता है 66, मिला जुला क्या हो गया 66। अब स्टूडेंट्स जब मिनट हैंड का जो लेंथ था 66 सेंटीमीटर था, तो इसका जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन एरिया हमको लिखते हैं स्क्वायर में, तो होगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब है कि मिनट हैंड जो है कितना बजकर 7:05 से लेकर 7:40 में जो एरिया कवर किया वो कितना किया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, कहता है ये इस फिगर को देखिए, आर्क्स हैव बीन ड्राउन, कहता है आर्क जो खींचा गया है ये मेरा क्या है आर्क है, ड्राउन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, है ना, कितना जो है रेडियस जिसका है वो 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आर्क है, ठीक है, आर्क हम ड्रॉ किए कहाँ से यहाँ से, तो इसका जो रेडियस है ये कितना है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ कितना है 7 सेंटीमीटर ये रेडियस है, ठीक है। अब क्या है कि एच विथ वेटिसेस ए बी सी एंड डी, सबका वेटिस क्या है, एक का है ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। कहता है कि ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो कि ए बी सी डी क्या है क्वाड्रिलेटरल है, एस सेंटर्स जो कि क्या है सेंटर के रूप में है, सेंटर के रूप में है, ए बी सी डी क्या है सेंटर के रूप में है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया क्या होगा। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये जो है कभी भी इसको कॉन्फिडेंस के साथ ये मत समझ लीजिएगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है मेरा स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर ये जिक्र नहीं है कि ये स्क्वायर है। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए कि सबका एंगल ज़रूरत होता है, हमको पता है ये जो बन रहा है ये क्या बनेगा सेक्टर बनेगा, क्योंकि 2 रेडियस है आर्क है, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ सब ये सेक्टर बन रहा है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे तो चारों का हमको निकल जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब यहाँ पर हमको 7 ये है तो ये भी मेरा 7 है, ये भी 7, ये भी 7, हर जगह लिख रहा है कि 7 है, तो आप 7 लिख सकते हैं। अब ये एंगल हमको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर में 2 चीज़ ज़रूरत पड़ता है, एक ज़रूरत पड़ता है एंगल और दूसरा ज़रूरत पड़ता है रेडियस। रेडियस पता है, एंगल पता नहीं है, तो मान लो इसका जो है एंगल है θ1, इसका एंगल मान लीजिए है θ2, इसका एंगल है θ3 और इसका एंगल मान लीजिए θ4, अलग अलग एंगल मान लिए। तो हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है सबसे पहली बात कि क्या गिवन है रेडियस ऑफ द आर्क, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ each आर्क है ना इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं आर से, इक्वल टू आर से, इसको मान लेते हैं आर, ठीक है, सबका रेट मतलब रेडियस सेम है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताता है क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो लिखाएगा क्या स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, पहला ए सेंटर के लिए एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर ए, विथ सेंटर ए प्लस, अब इसका एरिया को सबको एरिया को लास्ट में ऐड कर देंगे, प्लस
एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर इसका सेंटर क्या है, बी वाला हो गया। उसी प्रकार प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर सी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर क्या, डी। अच्छा बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर है ना विथ सेंटर ए सेंटर के लिए जो एरिया होगा उसको हम लिख सकते हैं, क्या होगा, ये जो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह क्या होगा, तो थीटा की जगह हो जाएगा आपका, हाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, तो थीटा सबका अलग अलग है, ये होगा थीटा 1 है ना, थीटा 1/360 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा 2 होगा 360 डिग्री। फिर पाई, चूँकि सबका जो एरिया बन रहा है सेक्टर का बन रहा है तो सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस सेम है इसलिए हर जगह रेडियस सेम लिख रहे हैं, है ना। अब थीटा मतलब एंगल अलग अलग है इसलिए हम सिर्फ एंगल को चेंज करेंगे, थीटा 3/360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 4/360 डिग्री। अब क्या है, यहाँ पर देखिए सब में कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री सब में कॉमन है, कॉमन लिख दिए। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब सब में कॉमन था कर दिए, अब क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ बच गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का बात करेंगे तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 सब एंगल को जोड़ेंगे कितना होगा, 360 डिग्री। हम लिखेंगे रीजन में, क्या लिखेंगे, हाँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या, क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है सब 360 होता है। अच्छा ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, काट सकते हैं इसको, क्या हो गया ये पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री है ना इंटू 360 डिग्री। अच्छा इसको सब नीचे ही लिखेगा, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम राइट साइड लिख दे रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। पाई का वैल्यू जब कुछ नहीं दिया रहे क्या लिखेंगे, 22/7। अच्छा रेडियस मेरा क्या है, सबका रेडियस सेम है आर स्क्वायर है, यानी कि आर को 2 बार लिखेंगे। ये अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो, 7 2 जा 14 7 2 जा 14 बोलन कितना हुआ 15, यानी 154। अच्छा ये जितना रेडियस मेरा सेंटीमीटर में था तो ये एरिया भी सेंटीमीटर के टर्म होगा, लेकिन ये एरिया जो होता है स्क्वायर में लिखा जाता है तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है हैंस या देयरफॉर, ये है स्टूडेंट्स हैंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, रीजन इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, कहता है साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 है एंड कोस ए माइनस बी का वैल्यू है √3/2। अब एक कंडीशन दिया है 0 डिग्री इज लेस दैन ए प्लस बी इज ग्रेटर दैन, ये है कि लेस है देन ए प्लस बी एंड इट इज और है ए प्लस बी इज लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब है ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से चाहे तो छोटा होगा या इक्वल होगा, इक्वल भी है। एंड ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए का जो वैल्यू होगा बी से बड़ा होगा। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड बी। बात को समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट।
ए और बी दो एंगल हैं और जिसका कंडीशन क्या है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है, और दूसरा इक्वेशन है कोस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, ठीक है। और कहता है कि ए और बी का वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू निकालिए, ए क्या होगा, ए बी का वैल्यू क्या होगा। और साथ ही साथ आंसर की जांच आप कर सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन और लगाया है, ए का जो वैल्यू होगा, एंगल ए का वैल्यू बी से क्या होगा, बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा। तो हम पहले बनाएंगे क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, दो पार्ट में इसको बनाते हैं, जो कि ये दिया है और ये दिया है। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का पहला भाग में क्या कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये बताता है साइन क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है। अब देखिए हम बनाने का तरीका बताते हैं इसको, कि यहाँ पे साइन रहेगा तो इधर भी साइन के टर्म लिखिए, यहाँ कोस रहेगा तो इधर भी कोस के टर्म लिखिए, टेन रहेगा तो टेन, ये सेम टर्म में लिखिए। क्यों, क्योंकि अभी बताते हैं क्या होता है। चूँकि साइन ए प्लस बी, इधर भी साइन के टर्म लिखते हैं, तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू, साइन कितना डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। दोनों सेम हो गया। अब साइन काट मत दीजिएगा, चूँकि ये प्रोडक्ट नहीं है, साइन और इसके बीच प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसी भी इंक्लूड है, इसलिए ये कटेगा नहीं। लेकिन दिमाग से हटा देना है, चूँकि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बना चुके हैं कि साइन ए इक्वल टू साइन बी है, कहीं दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू साइन बी, है ना, कहीं लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी, है ना। उसी प्रकार टेन इक्वल टू टेन बी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आप प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेरा होगा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन काटिएगा नहीं, चूँकि ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट कटता है ना, भूल के भी मत काटिएगा। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। अब उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, देखिए, कोस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, कोस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। मैंने अभी जस्ट बताया कि इधर कोस के टर्म है तो इधर भी कोस के ही टर्म में लिखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा कोस ए माइनस बी, बताइए कोस कितना डिग्री की वैल्यू होता है, √3/2। तो कोस जो है 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो हो गया 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हो गया ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं कौन सा प्रॉपर्टी से आ रहा है ना, कौन मेथड यूज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, एडिंग ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो गया, ए क्या हो गया 2a का वैल्यू 90 और 30 कितना होता है 120 डिग्री, यानी कि ए का जो वैल्यू है 120/2 इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री ए का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, यही वाला जो ए का वैल्यू है कहाँ पे रख देंगे, आपका इक्वेशन 1 या 2 में मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1
वी गेट इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं तो क्या होगा। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए का वैल्यू क्या है 60 प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 90। तो बी का वैल्यू हमको चाहिए यहाँ से, तो b इक्वल टू ये 60 प्लस है, उधर जाके होगा माइनस 60 माइनस 90 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। तो मिला जुला के एंगल ए और एंगल बी दोनों का वैल्यू हमको पता चल गया। हैंस या देयरफॉर है ना, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। स्टूडेंट्स अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए क्या है कि जो ए और बी का वैल्यू आया दोनों के ऐड कीजिए, है ना, 60 और 30 कितना हुआ 90। तो क्या ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री या 90 डिग्री कम है, बिल्कुल है, कम नहीं है बल्कि उसके इक्वल हो गया, यही हो गया। अच्छा ए का वैल्यू बी से ज़्यादा है, बिल्कुल है, ए का 60 है और बी के क्या है, बी का आपका 30 है, यानी ए का वैल्यू बी से ज़्यादा है। तो ये हो गया आंसर, एंगल ए के 60 डिग्री और एंगल बी का 60 डिग्री 30 डिग्री। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। यदि आपको ये सारी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।